सऊदी अरब और मिस्र का इजरायल को अल्टीमेटम, गाजा पर कब्जा, फिलिस्तीनियों का नरसंहार, खौफनाक होगा अंजाम, जारी किया बड़ा बयान। अगली खबर में आपको बताएंगे गाजा भूखमरी पर राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान को खुला लेटर, मुस्लिम देशों को आगे आने की अपील। इसी के साथ आपको बताएंगे झुकेंगे नहीं पुतिन, नाटो ने बाल्टिक देशों में की तैनाती तो रूस ने बेलारूस में शुरू कर दी वार ड्रिल। और साथ में आपको बताएंगे अमेरिका की मध्यस्थता में आर्मेनिया और अजरबैजान में ऐतिहासिक शांति समझौता। ट्रंप बोले अब हमेशा के लिए जंग खत्म, क्या होंगे कामयाब? तो बिना समय गंवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, शुक्रवार को सऊदी अरब और मिस्र ने अलग अलग बयान जारी करके इजरायल की उस योजना का विरोध किया जिसमें वो गाजा पट्टी पर फिर से पूरी तरह कब्जा करना चाहता है। दोनों देशों ने इसे नरसंहार करार दिया और पूरी दुनिया के देशों से अपील की कि इसको रोका जाए। दरअसल इजरायल की कैबिनेट ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की वो योजना मंजूर कर ली है जिसमें गाजा पर दोबारा पूरी तरह कब्जा करने की बात है, जबकि इजरायली फौज ने खुद इस प्लान का विरोध किया था क्योंकि इससे बंधक बने लोगों और सैनिकों की जान खतरे में पड़ सकती है। दोस्तों, सऊदी विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो इजरायल के इस फैसले की कड़ी निंदा करता है। सऊदी सरकार ने कहा कि इजरायल लगातार फिलिस्तीनियों को भूखा रख रहा है, बर्बरता कर रहा है और उन्हें जमीन से जबरन हटा रहा है। ये सब किसी भी इंसानी सोच के खिलाफ है। सऊदी अरब ने यह भी कहा कि इजरायल ये समझने को तैयार ही नहीं है कि फिलिस्तीनी लोग इस धरती से भावनात्मक, ऐतिहासिक और कानूनी तौर पर जुड़े हुए हैं। ये उनकी ज़मीन है और इस पर उनका हक है। सऊदी सरकार ने चेतावनी दी कि अगर दुनिया के देश और संयुक्त राष्ट्र इजरायल को रोकने में नाकाम रहे तो इससे पूरी दुनिया में शांति और सुरक्षा को खतरा होगा। सऊदी अरब ने साफ कहा कि अब वक्त आ गया है कि दुनिया सख्त और असरदार कदम उठाए ताकि फिलिस्तीनियों पर हो रहे जुल्म को रोका जा सके। साथ ही उन्होंने दो राष्ट्रों के हल की बात दोहराई, यानी एक आज़ाद फिलिस्तीनी देश जो 1967 की सीमाओं के अनुसार बने और जिसकी राजधानी पूर्वी यरूशलेम हो। मिस्र ने भी इजरायल के इस कदम को नरसंहार का हिस्सा बताया। मिस्र की विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि इजरायल गाजा को पूरी तरह कब्जे में लेकर वहां फिलिस्तीनियों की जिंदगी को खत्म करना चाहता है ताकि वो अपना आज़ाद देश ना बना सके। मिस्र ने कहा कि इजरायल की ये नीति सिर्फ संघर्ष को और बढ़ाएगी, नफरत और हिंसा को फैलाएगी। उन्होंने दुनिया से अपील की कि वो इस मुद्दे पर चुप ना बैठे और इजरायल की ज्यादतियों को रोकने के लिए मिलकर काम करे। मिस्र ने फिर से दोहराया कि इजरायल और पूरी दुनिया में तब तक शांति नहीं आ सकती जब तक एक आज़ाद फिलिस्तीनी देश ना बन जाए जिसकी राजधानी पूर्वी यरूशलेम हो। दोस्तों, गुरुवार को इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कैबिनेट में एक नई योजना रखी। इस योजना के तहत इजरायल की फौज गाजा के उन इलाकों में जाएगी जहां अब तक वो नहीं पहुंची। वहीं फिलिस्तीनी प्रतिरोध संगठन हमास सभी बंधकों की रिहाई के लिए इजरायल के साथ एक व्यापक समझौता करने को तैयार हो गया है। इसके साथ ही उसने कहा कि इजरायल ने गाजा पर कब्जा करने की कोशिश की तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये कोई पिकनिक नहीं होगी, हमारे लोगों का प्रतिरोध रुकेगा नहीं, नेतन्याहू की प्लानिंग फेल हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, स्टॉप गाजा स्टारवेशन कैंपेन के संयोजक शेख अहमद अल नुआइमी की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार 6 अगस्त को ब्रिटेन में तुर्की के राजदूत उस्मान कोराय एरताश से मुलाकात की। इस मुलाकात का मकसद था गाजा में चल रहे भयानक हालात और इंसानी तबाही को लेकर बात करना, क्योंकि इजरायल अब गाजा के लोगों को भूखा रखकर भूख को हथियार बना रहा है। लगातार ब्लॉकेड और दुनिया की चुप्पी के बीच गाजा में 20 लाख से ज्यादा लोग भूखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। इस प्रतिनिधि मंडल में डॉक्टर अनस अल तिकरिती, जो ग्लोबल अलायंस फॉर पैलेस्टीन के अंतरिम कार्यकारी समिति के महासचिव है, डॉक्टर दाऊद अब्दुल्ला, जो मिडिल ईस्ट मॉनिटर के डायरेक्टर है, और डॉक्टर अब्दुल्ला फालिक, जो द कार्डोबा फाउंडेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर है, ये सभी शामिल हुए। इन लोगों ने तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान के नाम एक ओपन लेटर एम्बेसडर को सौंपा। इस लेटर पर दुनिया भर के 30 से ज्यादा देशों के 35,000 से ज्यादा लोगों के दस्तखत हैं। साथ ही 100 से ज्यादा जानी मानी हस्तियों ने इसका समर्थन किया है। इन हस्तियों में ट्यूनीशिया, जॉर्डन और भी कई देशों के पूर्व राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर कई बड़ी हस्तियां हैं। इस लेटर में एर्दोगान से अपील की गई है कि
वो इस मामले में लीड लें। तुर्की इस वक्त इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC के विदेश मंत्रियों की काउंसिल का नेतृत्व कर रहा है। ऐसे में उनसे उम्मीद की जा रही है कि वो एक ग्लोबल कैंपेन शुरू करें, एक्सेस ऑफ डिग्निटी यानी इज्जत का मोर्चा, जिसका मकसद है गाजा की नाकाबंदी तोड़ना और वहां के भयानक इंसानी हालत को खत्म करना। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, यूक्रेन से युद्ध का दायरा बढ़ने के आसार है, क्योंकि पेंटागन को खुफिया इनपुट मिला है जिसके मुताबिक यूक्रेन का सरेंडर करने के बाद पुतिन रूस का विस्तार करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अब बाल्टिक देशों में हड़कंप मच गया है। नाटो ने इन देशों में बड़ी तैनाती की है और रूस ने बेलारूस में युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। अब साफ है यूक्रेन के बाद अगला टारगेट बाल्टिक देश हो सकता है। यूरोप में तबाही का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। नाटो और रूस दोनों बड़े युद्ध की तैयारी में जुटे हैं। नाटो ने लिथुआनिया, लातविया, इस्टोनिया, फिनलैंड और पोलैंड में फोर्स भेज दिए। अमेरिका 2 फ्रंट पर न्यूक्लियर हथियार तैनात करने वाला है। जगह सीक्रेट है, लेकिन पोलैंड में पहले से एटमी बेस है। एक तरफ यूक्रेन मोर्चे से रूस पर अटैक, दूसरी तरफ नाटो देश मिलकर रूस को घेरने का प्लान बना रहे हैं। नाटो को इशारा मिला है कि रूस बेलारूस में न्यूक्लियर ड्रिल करने वाला है। कैलिनिनग्राड में रूसी बॉम्बर्स तैनात है। बाल्टिक देशों का बॉर्डर सील हो चुका है। फिनलैंड बॉर्डर पर डिफेंस सिस्टम और बाल्टिक सागर में रूसी सबमरीन, यानी रूस कुछ बड़ा करने वाला है। लिथुआनिया में नाटो ने तैनाती और मजबूती की है, जिससे कैलिनिनग्राड वाला बॉर्डर किसी भी वक्त सुलग सकता है। दोस्तों, कैलिनिनग्राड की 261 किमी की सीमा लिथुआनिया से लगती है और वहां रूस ने 5 लेयर सुरक्षा घेरा बना रखा है। बेलारूस 1 महीने में 6 वार ड्रिल करेगा, जिसमें रूस की सेनाएं भी शामिल होंगी। ये जेपेड 2025 नाम से हो रही है। सबसे ज्यादा ड्रिल बेलारूस पोलैंड बॉर्डर पर होगी। खुफिया इनपुट है कि इन ड्रिल्स के पीछे रूस है और इसी दौरान न्यूक्लियर अभ्यास भी हो सकता है। नाटो को इसकी भनक लग चुकी है, इसलिए जासूस एक्टिव सैटेलाइट से निगरानी और टोही विमानों की उड़ान जारी है। नाटो चाहता है कि ये ड्रिल किसी भी हाल में रोकी जाए। इसके लिए वो बेलारूस में लुकाशेंको विरोधी ताकतों को एक्टिव करने की कोशिश कर रहा है, जिससे देश में राजनीतिक हलचल पैदा की जा सके। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, दशकों से एक दूसरे के दुश्मन रहे आर्मेनिया और अजरबैजान ने आखिरकार हमेशा के लिए शांति का समझौता कर लिया है। इसकी घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में की, जहां दोनों देशों के नेता भी मौजूद थे। ट्रंप ने कहा कि दोनों देश अब हमेशा के लिए लड़ाई रोकने, आपसी व्यापार, यात्रा और डिप्लोमेटिक रिश्ते बहाल करने के लिए राजी हो गए हैं। साथ ही अमेरिका अब अजरबैजान पर लगी सैन्य पाबंदियां भी हटा देगा। इस समझौते का एक खास हिस्सा है एक नया ट्रांजिट कॉरिडोर, जिसका नाम रखा गया है ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रोस्पेरिटी, यानी TRIPP। इस कॉरिडोर के जरिए दोनों देशों के बीच व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति का नया रास्ता खुलेगा, जिसमें अमेरिका को खास डेवलपमेंट राइट्स दिए गए हैं। हालांकि समझौते से जुड़े दस्तावेज अभी सार्वजनिक नहीं किए गए और ये भी साफ नहीं है कि इससे नागोर्नो काराबाख जैसे विवादित मुद्दों को कैसे सुलझाया जाएगा, जो इस झगड़े की जड़ रहा है। बीते दशकों में दोनों देशों के बीच 2 बड़े युद्ध हो चुके हैं, 1990 के दशक में और फिर 2020 में। दोस्तों, शांति वार्ताएं पहले भी कई बार हुई, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला था। अब अमेरिका की मदद से ये नया समझौता एक बड़ी सफलता मानी जा रही है, यानी अमेरिका की तरफ से ये दावा किया जा रहा है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि TRIPP सिर्फ शांति का रास्ता नहीं, बल्कि आर्थिक अवसरों का भी दरवाजा खोलेगा। कई अमेरिकी कंपनियों ने इसमें निवेश की दिलचस्पी भी दिखाई है। ट्रंप प्रशासन ने दावा किया कि इस समझौते के सबसे बड़े घाटे में चीन, रूस और ईरान है और इसका सीधा फायदा पश्चिमी दुनिया को मिलेगा। दरअसल ट्रंप अब खुद को एक ग्लोबल पीस मेकर के तौर पर पेश कर रहे हैं। उनका दावा है कि उन्होंने पहले भी कंबोडिया, थाईलैंड, रवांडा, कांगो और पाकिस्तान, भारत के बीच समझौते करे हैं। अब उनका ध्यान रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने पर है और कहा जा रहा है कि पुतिन से भी जल्द मुलाकात हो सकती है। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि यह समझौता रूस की सीमा पर कई जमे हुए पुराने विवादों को खत्म करने की शुरुआत है और इसका असर पूरे क्षेत्र में पड़ेगा। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ये सारी खबरें आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।